Hello friends, let us see today's newspaper, that is 17th of November 2016. First article, it is related to Jammu and Kashmir. बुरहान बानी की जुलाई 8 को उसे मार दिया गया था। उसकी डेथ के बाद से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और उसके बाद से वैली में कंडीशन बहुत खराब थी। लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, काफ़ी लोग मारे गए थे, पैलेट गन्स का यूज़ लिया गया था, उन बुलेट्स का यूज़ लिया गया था, स्कूल्स बंद हो गए थे, स्कूल्स पे काफ़ी अटैक हुए थे। तो उसके बाद अभी थोड़ी कंडीशंस ठीक हुई हैं, स्कूल्स स्टार्ट हो गए हैं और 10th-12th के टेस्ट्स भी हुए हैं। बाकी फिर क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, लगभग हाफ कर दिया गया है। और इन पिछले 3-4 महीने में लगभग 30 स्कूल्स पे अटैक किया गया था। तो स्कूल्स को भी इस तरीके से अटैक किए जाने का मतलब है कि डीपली रूट्स में इसको फैलाए जाने की एक साजिश। स्कूल्स के बच्चों पे इस तरीके का अटैक होना, स्कूल्स के बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचना, वो एक लॉन्ग टाइम तक इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देता है। तो स्कूल्स में इसीलिए अटैक किए जाते हैं। स्कूल्स में अटैक किए गए थे, वल्नरेबल कंडीशन भी होती है बच्चों की, बच्चे भाग भी नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट कि अभी मंडे को भी बारामूला में स्कूल में ये सब दोबारा हुआ है और ये सब जो है, इन सब का क्लियर ये दिखता है कि ये प्लान्ड अटैक्स हैं। हालांकि किसी ने अभी तक ये बताया, एक्सेप्ट नहीं किया है जो अभी अटैक हुआ उसका, लेकिन फिर भी ये प्लान्ड अटैक्स हैं जो बारी बारी से अलग अलग जगह स्कूल्स में किए जा रहे हैं। स्कूल्स में बच्चों के माइंड को अफेक्ट करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल तरीके से रिएक्ट करने की ज़रूरत है। बच्चों को प्रोटेक्ट करना, स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को इसके लिए तैयार करना कि वो बच्चों को स्कूल भेजें और ऐसी कंडीशंस क्रिएट ना होने दे स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स बंद करने पड़े और ये सब चीज़ें दोबारा हो। पैलेट गन्स की वजह से जो बच्चे मारे गए थे, इन सब इस जो विरोध हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे उनमें, तो उस सब का इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी रूटीन लाइफ स्टार्ट करना ज़रूरी है। बच्चे रेगुलरली स्कूल जाएं और बाकी सारे काम रेगुलरली स्टार्ट हों तो धीरे धीरे इसको भुलाया जा सकता है। सो वी हैव टू डू लॉट मोर टू एस्टेब्लिश पीस। और नेक्स्ट कि अभी एक स्टेटमेंट आया था डिफेंस मिनिस्टर का, तो उनका स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं देने चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है कि वैली में पीस जो आई है वो डिमोनेटाइजेशन का भी एक इफेक्ट रहा है और प्रोटेस्ट को डिक्लाइन करने में। तो वैसी बातें इनको कोरिलेट ना करें तो बेटर है। नेक्स्ट चीज़ है कि दिल्ली, दैट मीन्स कि कैपिटल, आर गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर मोर डीपली विद अ लार्जर हर्ट, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, छोटा मोटा इश्यू नहीं है। लगातार इतने दिनों तक इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट शो करता है एक विरोध की भावना, जो एक अलगाववाद की भावना जनरेट होती है अगेंस्ट कंट्री, उसको शो करता है। तो एक बड़े हार्ट के साथ, बड़े दिल वाले लोगों की तरह सोचते हुए दिल्ली को इसका सॉल्यूशन करना होगा। 2010 में जो हुए थे दंगे, उन सबसे बढ़कर 2016 का रहा है। तो इसको बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट में देखते हुए, सबको ओवरऑल इंक्लूड करते हुए फिर इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो वैसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि सभी पार्टी मिलकर कोशिश करें इस चीज़ को ख़त्म करने की। अपना अपना जो भी पार्टीज का बेस है उनको साथ में लेके सारे लोग मिलके कोशिश करें, तभी जाके इसे ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल सीपीईसी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना जो बना रहा है, तो ये लगभग 1.5 साल पहले ये बात की गई थी। उसमें काफ़ी सारे काम हो गए हैं और इनफैक्ट लास्ट वीक फर्स्ट जो ट्रेड किया गया है, ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर काशगर से ग्वादर तक बनना है। ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट पे चाइना और भी डेवलपमेंट के काम कर रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों चीज़ें शामिल हैं, लाइक कि एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग $35 बिलियन से $38 बिलियन के बीच, जिसमें कि गैस, कोल और सोलर तीनों टाइप की एनर्जी को इंक्लूड करते हुए लगभग 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बातें हैं। और वो
यहाँ का जो शॉर्टफॉल है पाकिस्तान का लगभग 5000 मेगावाट है, तो उससे डबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और नेक्स्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में 8-10 बिलियन उसमें भी इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें 3000 किलोमीटर लंबा रेल और रोड नेटवर्क है और इससे काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, लगभग 70,000 जॉब्स बाय 2030। ये सारी चीज़ें, ये सारे फायदे पाकिस्तान को इससे मिलेंगे। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं वो दिए गए कि प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी कितनी है, वो खुद एक चैलेंज है। नेक्स्ट की पाकिस्तान में इसका विरोध होने लगा है कि ये चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी है और वो इस तरीके से एंटर करके और दे विल एक्सप्लॉइट पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान पीपल। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे फैल रही हैं और ये एक चैलेंज है इसके लिए। नेक्स्ट की सिक्योरिटी चैलेंजेस तो हैं ही पूरे इसमें कॉरिडोर में, और वेस्टर्न पार्ट में तो इनफैक्ट और ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं। वेस्टर्न पार्ट में ग्वादर पोर्ट पड़ता है, जहाँ पे बलूचिस्तानी नेशनलिज्म वहाँ के लोगों में फैल रहा है धीरे धीरे। बलूचिस्तान को अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो ISIS के, तालिबान के, ये लोग ऑलरेडी इन जगह पे अटैक कर चुके हैं। तो ये सब भी चैलेंजेज हैं। नेक्स्ट कि सिस्टेमिक चैलेंजेज जो हैं, मतलब कि सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी, तो वो भी इसके सामने चैलेंजेज हैं। वर्ल्ड बैंक ने इवन ये कहा है कि ये जो सिस्टमिक चैलेंजेज हैं, सिस्टम की वजह से क्रिएटेड, इनकी वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डाउन भी हो सकती है इस सब में इन्वॉल्वमेंट से। नेक्स्ट कि पाकिस्तान इंडिया टेंशन, ये इसके सामने है ही। नेक्स्ट इकोनॉमिक स्लोडाउन चाइना का, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि ओवर कैपेसिटी उन्होंने जनरेट कर ली है और इन्वेस्टमेंट ओवर हो जाने की वजह से, और नेक्स्ट ओवरऑल मंदी की सिचुएशन जो रिसेशन की आई थी वर्ल्ड में, उस रिसेशन की सिचुएशन की वजह से चाइना में स्लो डाउन आया था। और दूसरा एक जो बबल उन्होंने क्रिएट कर दिया था बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल में इन्वेस्ट करके, जनरेट करके चीज़ें, तो उसकी वजह से भी स्लो डाउन आया था। तो वो सारा स्लो डाउन CPEC पे भी इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, उसका पूरा असर पड़ता है। कभी वहाँ पे आर्मी वहाँ पे सरकार बना लेती है, तो कभी डेमोक्रेटिकली चूजन गवर्नमेंट होती है। और दूसरा, डेमोक्रेटिकली चूजन गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनको बार बार प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो वो सारी भी इनके सामने चैलेंजेज हैं। अब इसमें इंडिया के कंसर्न्स क्या हैं? तो इंडिया की चिंताएं हैं, एक तो कि गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है POK में, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1948 के टाइम पे हथिया लिया गया था, और फिर UN में बातें चली जाने की वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाए थे। वहीं पे एक लाइन बना दी गई थी LOC। तो वो POK जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। UN जनरल असेंबली में इंडिया ने इसमें मुद्दा भी उठाया था कि गिलगित बाल्टिस्तान से चाइना ये नहीं बना सकता। तो इंडिया के कंसर्न्स हैं कि इस एरिया में बना रहा है, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के लिए जनरेट हो जाते हैं। वाई? कि किसी भी बॉर्डर पे यदि फास्टेस्ट तरीके से वेपन्स और आर्मी और मिलिट्री का मूवमेंट हो, तो वो बॉर्डर्स ज़्यादा सेफ नहीं होते। इस तरीके की चीज़ें मानी जाती है। जैसे कि हिमालय को बोला जाता है कि ये हमारा सशक्त एक प्रहरी है, तो इसलिए बोला जाता है कि इसका टेरेन जो है बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ तक पहुँच पाना बहुत फास्ट तरीके से वो मुश्किल है। लेकिन CPEC के बन जाने से इस एरिया में मूवमेंट पाकिस्तान का भी और चाइना का भी, दोनों का बहुत फास्ट हो जाएगा। तो दैट इज ए कंसर्न फॉर इंडिया। अब नेक्स्ट चीज़ें कि इंडिया ने OBOR और MSR दोनों में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रूट। जबकि बाकी सारी कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये OBOR और MSR दोनों के बीच में एक फिजिकल लिंक है CPEC। तो पाकिस्तान के थ्रू ये फिजिकल लिंक बनने से, और वो भी बाल्टिस्तान गिलगित के रीजन से ये बनने से, ये इंडिया का एक फिर और कंसर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के कंसर्न की हैं। तो अब बाकी कंट्री जैसे कि इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इंडिया डिनाई कर रहा है। और कल हमने देखा था कि इवन USA भी
हो सकता है कि दे कुड ज्वाइन OBOR एंड MSR। तो उस कंडीशन में इंडिया क्या करेगा, इंडिया की सिचुएशन कैसी हो जाएगी, वो सारी चीज़ें भी एक कंसर्न की बात है। नेक्स्ट कंसर्न है कि जो मोतियों की माला हम जो बोलते हैं, इंडिया को चारों तरफ से चाइना घेरना चाहता है, तो उसमें अब ग्वादर पोर्ट पे चाइना एक फ्लोटिंग नेवल बेस बना रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। तो इस टाइप की चिंताएं इंडिया के सामने हैं। इससे ये CPEC लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, जबकि लास्ट ईयर से ही न्यूज में है, तो इस बार पूछा जा सकता है उस टाइप से कि इंडिया के क्या क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। और इसके OBOR और ये भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, तो MSR OBOR को और इनको एक साथ कोरिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मोतियों की माला वाला क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। व्हाइट इज द न्यू ब्लैक। ये आर्टिकल अगेन 500 और 1000 नोट बैन से रिलेटेड है। PM ने हमारे ने 50 डेज मांगे हैं कि 50 डेज के लिए थोड़ा सा हेल्प करें, मेरा साथ दें। वी आर क्लीनिंग द कंट्री। हम देश की सफाई कर रहे हैं, ब्लैक मनी को ख़त्म कर रहे हैं, तो देश की जनता मेरा साथ दे, इस तरीके से PM ने रिक्वेस्ट की है। और फिर इनमें आगे आर्टिकल में इन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है पिछले दिनों में और क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं और किस तरीके से इसको डील किया जा सकता था। तो उन्होंने बताया कि 8th की नाइट जब ये 8 बजे अनाउंस हुआ था, तो उसी टाइम पे मॉल्स में और गोल्ड की शॉप्स में और उनमें बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गया था सेल्स। तो वो बढ़ा था रिच लोगों की वजह से, जिनके पास पैसा पैसा था, जिन्होंने अनअकाउंटेड रखा हुआ था, वो जाके उसी टाइम पे उन्होंने शॉपिंग की और 12 बजे तक वो सारे काम कर लिए। काफ़ी सारे लोगों ने उसी टाइम ठिकाने लगा दिया वो पैसा। लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जो लोग एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे से जब चलना बंद हो गया तो वो लाइन्स में जाके खड़े हुए, तो दे वर अनहैप्पी। और इसमें भी बैंक्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनके रिलेटिव्स को वो हेल्प कर रहे थे, बाकी को लाइन में लगना पड़ रहा था ज़्यादा, तो इस वजह से भी वो लोग अनहैप्पी थे। और इसका क्या मतलब, इसका ये है कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने काफ़ी सारा तो अपना चेंज कर लिया हैंड टू हैंड, उनको बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं उठानी पड़ी लाइन में लगने जैसी। और दिक्कतें हुई तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को, पुअर लोगों को। एंड नेक्स्ट कि और बहुत सारे इन्होंने रास्ते बताए कि जिनके थ्रू, जिनके पास पैसा है, उन्होंने अपना पैसा बदला है, तो वो आगे हम देखते हैं। फिर जो ये मूव लिया है उसको दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किया था उससे कंपेयर किया है लोगों ने, कि अचानक से इस तरीके का स्टेप ले लिया और इसके लिए प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट थी नहीं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जनधन अकाउंट्स जो हैं, लो इनकम ग्रुप के लोगों के अकाउंट्स थे और उनमें लगभग जीरो बैलेंस रहता था, लेकिन वो बैलेंस अचानक अब एजेंट्स, वो अकाउंट्स एजेंट्स के थ्रू यूज में लिए जाने लगे। एजेंट्स, ये लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सक्रिय हो गए हैं और जिन जिन के पास होर्डेड ब्लैक मनी है उसको इन अकाउंट्स में अनअकाउंटेड फॉर्म में, जैसे 2.5 लाख का गवर्नमेंट ने कहा है कि इतनी मनी आप उनमें डाल सकते हो, और टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा इसके लिए। तो जन धन अकाउंट्स को यूज में लिया जाएगा इसके ब्लैक मनी को उसमें उनमें डालने के लिए और वाइट करने के लिए, और ये काम एजेंट्स करने लगे हैं। नेक्स्ट कि अभी बेनामी प्रॉपर्टी अभी तक हुआ करती थी, अब ये बेनामी डिपॉजिट्स हो जाएंगे इनमें ही। जो जनधन अकाउंट्स हैं इनमें पैसा किसी का होगा, डाला किसी के अकाउंट में जाएगा, तो ये एक तरीके से नई टर्म कोट कर दी इन्होंने कि बेनामी डिपॉजिट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज के जैसे ही। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को, ये मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है कि वो पैसा दूसरे रूट से ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो इन्होंने इसका नाम भी दिया, व्हाइट इज द न्यू ब्लैक। तो व्हाइट मनी जनरेट हो रही है ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके। हाँ, ये जरूर है कि इसमें इनको कुछ कमीशन एजेंट्स को देना पड़ेगा, वो आप मान लीजिए कि 10-20% तक देना भी पड़ता है, तो भी 80% उनके पास व्हाइट में कन्वर्ट होके पहुंच जाएगा जिनके पास ब्लैक मनी जनरेटेड थी। तो ये एक इश्यू जनरेट हुआ। नेक्स्ट की गोल्ड के सेल्स बढ़ गए। गोल्ड के सेल्स बढ़ने से, जैसे कल भी हमने देखा था कि चालू खाते का घाटा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ेगा गोल्ड की
बहुत ज़्यादा खरीदारी की जाएगी तो हम इंपोर्ट करेंगे गोल्ड, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इट विल वाइडन द गैप ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। सो नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट्स जिनके पास नहीं है वो तो गोल्ड खरीद नहीं सकते, गोल्ड उन्होंने ही खरीदा है जिनके पास ये पैसा ऑलरेडी इकट्ठा है, और जिन्होंने गोल्ड खरीद लिया तो फिर स्टिल वो जो है प्री डेटिंग सेल्स में ये लोग दिखा देंगे 500 और 1000 के नोट से गोल्ड खरीदने को। तो अब इससे अगेन ब्लैक मनी जो थी वो गोल्ड की फॉर्म में आई, गोल्ड सेलर्स जो हैं वो प्री डेटेड सेल्स दिखा के इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अगेन ब्लैक मनी विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट मनी। जहां जहां ठीक है कि स्टॉक मूवेबल जो वेरिफिकेशन है, स्टॉक मूवमेंट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, वहां फिर भी ये मुश्किल है, लेकिन सब जगह स्टॉक का मूवमेंट वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो वहां गोल्ड को इजीली प्री डेटेड सेल्स में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि तमिलनाडु में डिफरेंट पार्टीज खुद बोल रही हैं कि हमने पार्टी वर्कर्स को ये पैसा दे दिया है, ओल्ड नोट्स दे दिए हैं, बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें यूज में लेने के लिए, तो पुराना पैसा भी गरीबों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, वो एक लिमिट 4500 जो रखी गई है वहां तक तो वो चेंज कर ही सकते हैं, तो बाई इलेक्शन के लिए 4500 तक ये इजीली पे कर सकते हैं गरीब लोगों को, एडवांस पेमेंट जिसको बोला जा रहा है वो की जा सकती है। सेम विद यूपी इलेक्शन जो 2017 में होने वाला है, तो उसके लिए एडवांस पेमेंट की जा सकती है और 4500 तक पुअर लोग इजीली उसको बदल लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा उसको बदलने का, या फिर उनके बैंक्स में बैंक अकाउंट में यदि है, जनधन का है या नॉर्मल कोई है, तो उसमें डालने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दिस वे ऑल्सो ब्लैक मनी विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट मनी। नेक्स्ट इन्होंने बात की है कि कॉमर्स डाउन हुआ है, इससे ट्रेड डाउन हुआ है, कॉमर्स डाउन हुआ है, तो उससे टारगेट ब्लैक मनी को किया गया था, जो कैश रखा गया है लोगों ने अपने पास रखा हुआ है उसको टारगेट किया था, लेकिन इससे कॉमर्स भी डाउन हो रहा है, कॉमर्स डाउन होने से लोगों की जो इनकम है, जो डेली वेजेज कमाते हैं या फिर डेली वेजेज नहीं भी कमाते हैं, तो जो कॉमर्स करते हैं, कॉमर्स जिनके थ्रू होता है, वाणिज्य व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी भी फ्यूचर में इनकम डाउन ऑब्वियसली होनी ही है। जब कॉमर्स खुद डाउन हो जाएगा, लोग खरीदना बेचना बंद कर देंगे, तो उनकी भी इनकम डाउन हो जाएगी, और इस इनकम के डाउन होने से इनोसेंट लोग भी, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। सो इसका जो है 85% तक करेंसी 500 और 1000 के नोट्स में है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा कॉमर्स पे, और कॉमर्स डे बाय डे डाउन होता जा रहा है, कॉमर्स डाउन होने से एम्प्लॉयमेंट भी डाउन होता जा रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जो डाउन होगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो एक इरिवर्सिबल चीज है, और इस चीज को शायद आरबीआई और पॉलिटिकल लीडर्स हमारे ध्यान देना ही इस पे भूल गए कि जो जिनका एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा लोगों को, उस लॉस को कैसे रिवाइव किया जाएगा, ये चीज आरबीआई ने मिस ही कर दी है शायद, अदरवाइज ये स्टेप नहीं लेते, इस टाइप से इनका कहना है। नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल दिया है मैरी एंटोनेट का। मैरी एंटोनेट फ्रेंच क्वीन थी, जब 1789 में यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे खाने को तरस गए थे लोग, और ब्रेड तक लोगों को नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम पे जब जाके लोगों ने राजा से डिमांड की कि हमें खाने को नहीं है, खाना दिया जाए, तो मैरी एंटोनेट ने कुछ ऐसा एक वक्तव्य दिया था कि आपके पास ब्रेड खत्म हो गई है तो आप केक खाइए। तो ये एक बहुत ही बेहुदा तरीके का एक स्टेटमेंट था कि जिसके पास ब्रेड अवेलेबल नहीं है वो केक कैसे अफोर्ड कर सकता है, केक कैसे खरीद सकता है, केक कैसे खा सकता है। तो ऐसा ही कुछ आरबीआई का करना है इस मामले में कि लोगों के पास अकाउंट्स हैं नहीं, जिनके पास अकाउंट्स हैं भी जनधन जैसे, या फिर और उन्होंने ओपन करवा रखे हैं तो उनमें डालने के लिए मनी नहीं है लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है या ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा लोग हैं, रेट भी बहुत ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इस कंडीशन में आरबीआई कह रहा है कि यू शुड यूज नेट बैंकिंग। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, हाउ दे कैन यूज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में से मतलब क्या पत्थर निकालेगा आदमी जब पैसे है ही नहीं। तो इस टाइप की चीज, इसको इन्होंने मैरी एंटोनेट से कंपेयर किया है कि आरबीआई का ये एक्ट उस टाइप का है। फिर आगे इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं कि स्टेट वाइज भी डिफरेंस है चीजों में, लोगों की जिनके पास पैसा है, जिनके पास रेगुलर इनकम है, और वो लोग जिनके पास की इनकम है ही नहीं और डेली वेजेज में उनको खर्चा चलाना पड़ता है अपनी फैमिली का,
उन सब में डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि केरला जो कि रेमिटेंस बेस्ड है, वेस्ट एशिया से मंथली रेमिटेंसेज उनको आ जाते हैं, दे आर अवेयर पीपल, दे आर एजुकेटेड, तो उन लोगों को ये सब चीजें समझ भी आती है। उनको हो सकता है ये सर्जिकल स्ट्राइक लगे कि ब्लैक मनी पे, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे विलेजेज में या बाकी जगह लोग सिर्फ डेली वेजेज पे जिंदा हैं, उनको डेली कमाते हैं और उसी से शाम को खाना बनता है। अदरवाइज तो जो हम बहुत सारे डाटाज देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज इंडिया में एक वक्त खाना खा के ही सो जाती हैं, तो उस टाइप की कंडीशन में जो लोग हैं उन लोगों के डेली वेजेज तो खत्म हो जाएंगे इस चीज से। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में लोग लगे हुए हैं बहुत सारे, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में डेली का पेमेंट डेली शाम को होता है, तो वो आके अपना पैसे से उससे खाना बनाते हैं आज शाम का और कल सुबह का, फिर जाके वो दोबारा मेहनत करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। और विलेजेज में फार्मर्स को जैसे है तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आर्टिसंस विलेजेज में है उनको भी डेली वेजेज पे डिपेंड करती हैं चीजें, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी और दे कांट इवन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये क्यों किया गया है। तो इस टाइप की चीजें हैं। नेक्स्ट इन्होंने बातें की है कि इसको इंटेलिजेंट पॉलिसी डिजाइन के थ्रू इस चीज को खत्म किया जा सकता था। गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो तो बेसिकली होर्डेड ब्लैक मनी था, जो लोगों ने अपने गद्दों में या घरों में कहीं छुपा रखी है। तो उसको कर्व करने के लिए आपको इतना स्ट्रिक्टली और इतना अनप्लान्ड तरीके से डिजाइन पॉलिसी और एकदम से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना ये जरूरी नहीं था, आपको दूसरे रास्ते से इसको कर्व किया जा सकता था। और एंड व्हाट इज दैट वे कि स्मॉल नोट्स अर्लियर इनको इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए थे काफी सारी संख्या में, क्योंकि 85% तक जब करेंसी 500 और 1000 के नोट्स में है तो छोटे नोट्स इनको 40-50% तक इकोनॉमी में ऑलरेडी डाल देने चाहिए थे, ताकि वो सर्कुलेशन में आ जाते तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट की सीक्रेसी की बात यदि करें तो सीक्रेसी ठीक है रखना जरूरी था, लेकिन इसको इस तरीके से जैसे छोटे नोट्स डाल के और कुछ हफ्तों का कुछ 1-2 महीने का टाइम देके सीक्रेट तरीके से भी किया जा सकता था, क्योंकि स्मॉल नोट्स के इंट्रोडक्शन का ज्यादा लोगों को कितना पता लगता है वो चीजें बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करने का कुछ खास मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की अर्निंग्स बहुत ही कम है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनकी अर्निंग्स तो $1 तक भी नहीं है डेली की, या जैसे बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग कहा जाए तो इनफैक्ट कि लेस देन 500 रुपीज पर डे इनकम पे सरवाइव करते हैं इंडिया में। कम से कम 40-50% लोग ऐसे होंगे। तो उसमें 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करने का कोई लॉजिक नहीं है, जब एवरेज इनकम ही इतनी नहीं है तो 2000 के नोट को किस तरीके से कहाँ यूज में लेंगे, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट की ट्रांजेक्शन्स, फिर जब इनकम 500 से कम है ट्रांजेक्शन्स 2000 से ऊपर कैसे होंगे, ये भी बहुत कम होते हैं, तो भी 2000 के नोट का कोई लॉजिक नहीं है इंट्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट की ब्लैक मनी को कर्व करना है, इसके लिए 500 और 1000 नोट इंट्रोड्यूस, इसको खत्म किया है तो 2000 को इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो और ब्लैक मनी के ही फिर यूज में आएगा, होर्डिंग के यूज में आएगा। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने आगे बात की। फिर नेक्स्ट ये कहते हैं कि स्मॉल नोट्स की जो शॉर्टेज है इसका आरबीआई को ऑलरेडी पता था, पहले भी ये बातें उठी हैं 1-2 साल पहले कि स्मॉल नोट्स कम है सर्कुलेशन में कंट्री में, तो इतना बड़ा स्टेप ये सब जानते हुए लेना ये भी गलत था, ये भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं था, ये पॉलिसी भी प्रॉपरली डिजाइन नहीं थी। फिर नेक्स्ट उन्होंने बातें की वो है कि पीएम हमारे करप्शन को सेंटर स्टेज पे ले आए हैं, करप्शन को खत्म करने की वो बार बार बातें करते हैं, लेकिन जो करप्शन जनरेट हुआ है वो कैसे जनरेट हुआ है उसमें उसकी तह में जाके और उस लेवल पे पहुंच के उसको खत्म किया जा सकता है, ना कि इस तरीके के स्टेप से। वाई? क्योंकि जो जनरेटेड करप्शन है वो जनरेटेड है थ्रू बिजनेसमैन प्लस स्टेट दोनों की मिली भगत से। तो इसमें क्या है कि एक तो बिजनेसमैन पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिटिकल लीडर्स बिजनेसमैन को यूज में लेते हैं और उनसे जो मनी जनरेट करवा के और ब्लैक मनी होल्ड की जाती है। दूसरा, दैट मीन्स कि स्टेट इटसेल्फ इज वर्किंग फॉर करप्शन। नेक्स्ट, इस सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भी फोर्स करते हैं बिजनेसमैन को टू जनरेट ब्लैक मनी, क्योंकि उनका जो बोलते हैं कि एक हिस्सा जो बनता है तो वो तभी बन पाएगा जब बिजनेसमैन कुछ गलत काम करे। बिजनेसमैन यदि गलत काम नहीं करता है तो वो किसी को भी परसेंट शेयर नहीं देगा, और
परसेंट शेयर नहीं मिलेगा तो फिर सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं स्टेट के में लगे हुए लोग हैं उनको दिक्कत होगी। तो दे पीपल देमसेल्फ हेल्प टू जनरेट ब्लैक मनी। वो खुद बिजनेसमैन को उकसाते हैं कि ब्लैक मनी जनरेट हो ताकि बिजनेसमैन ग्रेटिफाई कर पाए सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स को। तो इस तरह की चीजें, और जैसे कि परमिट और लाइसेंस वाला, कोटा लाइसेंस वाला राज था एक, वो खुद भी जिम्मेदार है ब्लैक मनी के जनरेशन के लिए। कॉलोनियल माइंडसेट था। कॉलोनियल माइंडसेट में सिविल सर्वेंट्स और कॉलोनियल पीपल वो दोनों भी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो, तो उनको फायदा उसी तरीके से हो सकता है, इसलिए भी ये सारे काम किए गए। नाउ राइटर कह रहे हैं कि पीएम को फिर 1947 में जाके गो बैक टू 1947 और देन स्वीप आउट करनी पड़ेंगी चीजें। जो गवर्नमेंट मशीनरीज का जो रोल है उसको एक बार ठीक से जांचें परखें और फिर जाके ब्लैक मनी को कर्ब किया जा सकता है, करप्शन को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है यदि कोई कहे कि गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है, स्टेट खुद जिम्मेदार है, सिविल सर्वेंट्स जिम्मेदार हैं ब्लैक मनी की जनरेशन के लिए, बिजनेसमैन के करप्ट होने के लिए, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया है कि सिंगापुर का, कि वहां पे सिविल सर्वेंट्स को करप्ट होने से रोका गया और उनको अच्छे से ट्रीट किया गया, तब जाके वहां पे ये चीज खत्म हो पाई थी। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो जो काम के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अभी मुझे निकलना है, इलेक्शन ड्यूटी है, तो अगले 2 दिन भी हम नहीं बना पाएंगे और अभी निकलना है तो टाइम कम बचा है, मैं बस भाग रहा हूँ जस्ट। तो एक तो ये पाइवोट टू चाइना, ये भी यूजफुल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये दोनों आर्टिकल्स भी एक बार देख लेना, फिर आगे और आर्टिकल्स हम देखें। तो बाकी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस न्यूज़ है जस्ट कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट के बैन की, तो ये आप उसके लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट ये रशिया ने विड्रॉ कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, तो ये भी एक बार देख लेना। सो फ्रेंड्स, अभी सॉरी कि आज कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में भागना है, पता नहीं कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट में भागना पड़ेगा, तो अब अगले 2 दिन भी नहीं बना पाएंगे, बाकी उसके बाद ही मैं फिर कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।